आज दिनांक है 9 जनवरी 2025। हम लोग चैप्टर 3 जो पढ़ रहे थे पॉलिटी का क्लास 12th का, उसी में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 30 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है 31 से। देखिए, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, 10 मिनट का लगभग वीडियो होगा और इसी में हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा वीडियो लगता है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो लाइक कीजिएगा और दूसरे को भी शेयर कीजिएगा। इतना करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। तो हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं। टाइम इंगेज नहीं करते हैं, टाइम डिले करना अच्छी बात नहीं है कि मैं अपना प्रचार करते रहूं। वो आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हो मेरे बारे में। उसके बाद हम लोग चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, करता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया। हम लोग इसके पहले वीडियो कर चुके हैं, नीति आयोग और योजना आयोग। इसको ही अगर आप लोग वीडियो देख लिए होंगे, उसके बाद आप ये क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की। पीसी महालनोबिस या एमएस स्वामीनाथन, सीआर राव या एमएन बोस। जल्दी से इसका आप आंसर देंगे। तो जल्दी आप लोगों ने आंसर दे चुका होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। कौन किए थे, पीसी महालनोबिस। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस ने किए थे। अभी क्वेश्चन अगली आती है कि इसकी सांख्यिकी जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, इसकी स्थापना आखिर हुई कब। पीसी महालनोबिस ने तो कर दिए, लेकिन कब किए ये आपको आंसर बताना है। बताइए, आंसर है इसका 1931 ईस्वी में, जब आपको इरविन, उस वक्त भारत के क्या होता था, वायसराय हुआ करते थे इरविन। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1931 में। अब अगला क्वेश्चन है, चित्तरंजन रेलवे कारखाना दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। दुर्गापुर आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में, भिलाई मिलेगा छत्तीसगढ़ में और ये आपको मिलेगा राउरकेला उड़ीसा में। ठीक है। इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किए गए थे। फिर से, चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाना, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किए गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपको याद होगा भाखड़ा नंगल डैम का दिया गया था, उसके लिए आवंटन की गई थी राशि को कि भाखड़ा नंगल बांध बना देनी है। दूसरा में दिया गया था, इसमें रोड नेटवर्क हो, यानी जो भी परिवहन से रिलेटेड। तो इसमें जब रेलवे कारखाना बनाई जा रही है तो ये तो परिवहन से रिलेटेड है। तो ये जो हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो आपके आंसर हो गया बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला है, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। पतरातू जो थर्मल पावर स्टेशन है, ये किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ये भी आपको है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अब आपको यहाँ से हम बताते हैं, पतरातू, पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पतरातू है कहाँ। देखिए, पहले जब ये अनडिवाइडेड भारत था तो पतरातू जो आपको मिलेगा चेन्नई, यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सॉरी मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में आपके तेलुगु वाले जो होते थे, जो आंध्र प्रदेश बाद में बना। आंध्र प्रदेश भी ये टूट करके बन गया तेलंगाना में। तो आज के डेट में जो आपका है पतरातू, वो तेलंगाना में पड़ता है, वो भी हैदराबाद में है। ठीक है, वो हैदराबाद में जो बनाई गई थी, ये भारत का प्रथम थर्मल पावर स्टेशन था। ये जो हुसैन सागर जो ये पतरातू जो है, ये बनाए गए थे हुसैन सागर तापीय शक्ति केंद्र पर, जो कि आपका हुसैन सागर जो सागर है उसी पर आपको ये थर्मल पावर प्लांट बनाया गया था। और ये जो बना था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बनाई गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा पतरातू कहाँ है, तो अभी के डेट में है तेलंगाना में। ठीक है, अभी के डेट में कहाँ है, तेलंगाना। जब ये बना कब था, तो ये जो स्टार्ट की गई थी, बनाई गई थी 1920 में। उस वक्त हैदराबाद के आप जानते हैं कि निजाम हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, उन्होंने ही बनवाया था 1920 में पतरातू थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, और ये आज के डेट में कहाँ है, तेलंगाना में। क्वेश्चन अगला है 35, केंद्रीयकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत
देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है? तो केंद्रीय नियोजन है तो आप यहीं से दिमाग लगा सकते हैं कि राज्य स्तरीय तो होगी नहीं, जिला स्तरीय होगी नहीं, तो इसकी आंसर कौन होगा? केंद्रीय प्राधिकरण। आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय प्राधिकरण। क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन ही है केंद्रीकृत, यानी कौन है? केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत हमको लिखना ही था, तो ये क्या हो जाएगा? केंद्रीय प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है विकास के समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन, समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? विकास का। तो ये आपका निजी क्षेत्र में नहीं होता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा राज्य के। ठीक है, राज्य के ही जो क्षेत्र में ही ये आता है, राज्य के ही नियंत्रण में होता है। विकास कैसे हम लोग कर सकते हैं? सामाजिकता। अगला, भारत के किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपयुक्त सभी तरह के अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाई गई थी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए भारत में बहुत तरह के अर्थव्यवस्था थे, सब मिला जुला था, कोई अमीर था, कोई गरीब था, कोई घरेलू उत्पाद था, कोई आप कह सकते हैं छोटा मोटा है, कोई बड़ा उत्पाद है, सब एक तरह से मतलब कि मिश्रित किया गया था। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था जो अपनाई गई थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाई गई थी। कहता भारत में कितने प्रतिशत लोगों का निर्भरता कृषि पर है? क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है? पहले के जब चलेंगे तो 3 प्रकार के सेक्टर बनाई गई थी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो आते थे जो कृषि से क्षेत्र होते थे और इसमें आदमी ज़्यादा लगते थे लेकिन इनकम यहाँ पर बहुत ही कम होता था। सेकेंडरी सेक्टर में होते थे इंडस्ट्री, जो कृषि से जो भी रॉ मटेरियल कच्चा माल हुआ वो इंडस्ट्री में ला करके फिर यहाँ से नए माल बना दिए जाते थे। इसमें कृषि के अपेक्षा कम आदमी लगे लेकिन मुनाफा इसमें ज़्यादा हुआ। टर्शियरी क्षेत्र में बहुत कम आदमी लगते हैं, जैसे जॉब वाला वैकेंसी, सर्विस सेक्टर, इसको हम लोग टर्शियरी सेक्टर में सर्विस को रख सकते हैं। सर्विस मतलब नौकरी नहीं कहेंगे, कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हो ना तो सर्विस दे रहे हो, ठीक है, और कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है तो आगे आपका हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। तो इसमें क्या होता है, आदमी की संख्या कम होती है लेकिन पैसा के मामले में बहुत ज़्यादा होती है। तो भारत में आज भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है भारत को, तो आज भी बहुत सारे जनता भारतीय जो है वो कृषि पर निर्भर करते हैं। तो क्वेश्चन पूछी गई है कि अभी भी भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं? तो इसकी आंसर हो जाएगी 70%। कितने प्रतिशत लोग निर्भर करते हैं? 70%। क्वेश्चन है जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है? जमींदारी प्रथा जो चल रही थी अंग्रेजों के ज़माने में, उसको उन्मूलन मतलब उसको हटाना है, उसको हम अगर हटाए हैं या फिर उसको क्यों ख़त्म कर रहे हैं, इसके संबंधित कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हैं इसको चुनना है। सबसे पहले कह रहा है कि इसमें जो इसलिए हटा क्योंकि किसानों को ये बहुत ज़्यादा शोषण करता था। सही बात है, जब ये हटाई गई जमींदारी प्रथा तो इसमें हम कह सकते हैं किसानों का शोषण समाप्त हो गया। फिर सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। जैसे एक सरकार, जैसे अंग्रेज था, वो पहले किसको कहता था? जमींदार को, और जमींदारी लोग क्या करते थे? लोगों से खेती करवाते थे। तो अगर हम इस सरकार, अगर हम अंग्रेज को मानते उस टाइम के दौरान, तो बीच में ये क्या हो गया? बिचौलिया हो गया। अगर हम इसको हटा दें आज के डेट में तो डायरेक्ट हम किससे बात कर सकते हैं? सरकार से, ठीक है। यानी कि जैसे जमींदारी प्रथा हटा तो बीच की बिचौलिया हट गई तो डायरेक्टली हम किसका संपर्क स्थापित हो गया? जनता को सरकार से, यानी किसानों को सरकार से। जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव भी क्या हो गई? कम हो गई। ये जो कहता था उन लोग, किसान लोग बात मानते थे लेकिन अब इसकी बात मानने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसके राजनीतिक प्रभाव भी क्या हो गया? कम हो गया। तो इस तरह से बताइए तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो हमको यहाँ पर लगानी पड़ेगी ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी सही हैं। किसानों का शोषण समाप्त हो गया। अगर आपको 5 नंबर को 3 नंबर में 2 नंबर में आ जाए कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में आप कुछ पॉइंट लिखिए, तो पहले क्या बोलेंगे कि जमींदारी प्रथा को अगर उन्मूलन किया गया था, हटाया गया था, तो इससे फ़ायदा हो गया कि किसानों का शोषण होना समाप्त हो गया, सरकार और किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो गया, जमींदारों की राजनीतिक प्रभाव भी कम हुआ था। ये पॉइंट अगर हम लिख दें तो 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाती है।
अब कहता है भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही है। भूमि हदबंदी के संबंध में आपसे पूछा गया जा रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है, बताइएगा ऑप्शन। भूमि हदबंदी क्या हुआ कि जैसे इसमें क्या होता था ना कि एक आदमी के पास अगर ज़्यादा ज़मीन है, जिसे कहा गया कि आप 10 बीघा रख सकते हैं, अगर 10 बीघा से ज़्यादा हो गया तो भारत सरकार क्या करती थी कि ये ज़मीन को ले करके और लोगों में बांट देती थी। ठीक है, फिर इसमें जो इसी को हम लोग कहते हैं भूमि हदबंदी। ठीक है, कहता व्यक्ति को ज़मीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई, हाँ, कि इससे ज़्यादा आप ज़मीन नहीं रख सकते। दूसरी बात, लगान का निर्धारण किया गया था, नहीं, लगान का निर्धारण किया नहीं गया था, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार जब आ गई थी तो लगान लेने का सिलसिला ख़त्म हो गया था कि अब कोई लगान नहीं लेंगे। और दूसरी बात, जमींदार जो हैं, जमींदारी व्यवस्था भी खत्म हो गई थी, तो जमींदारों के ज़मीन की सुरक्षा प्रदान की गई नहीं, क्योंकि इन्हीं से ज़मीन लेकर के लोगों में बांट दी जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को एक सीमा निर्धारित की गई कि आप इतने से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते हैं। तो इसकी आंसर हो जाएगा ए, कि व्यक्ति को ज़मीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई थी। कहता है बिहार के किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। तो इसके आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है 1960 के दशक, 1980 के दशक, 1950 के दशक, 1990 के दशक। तो इसकी आपके आंसर हो जाएगी 1960 के दशक में। आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है एम.एस. स्वामीनाथन, पी.सी. महालनोबिस, नॉर्मन बोरलॉग और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर कौन हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। ये जो नॉर्मन बोरलॉग जो है ना, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में कही जाएगी तो एम स्वामीनाथन बोले जाएंगे। ठीक है, हरित क्रांति में गेहूं के फसल को सबसे ज़्यादा वेटेज मिला था। कर खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछी गई है कि जब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था तो भारत में कितने जिले थे ऐसे जिसमें बताया गया था कि कृषि उत्पादन को यहाँ पर बढ़ाया जाए। तो ये आपको आंसर हो जाएगा 7 जिलों में। कितना जिलों में, 7 जिलों में। 1960 से 63 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP को 7 राज्यों के साथ चयनित जिलों में लागू किया गया था। ठीक है, 7 राज्यों के 7 जिलों में चयनित किए गए थे। ठीक है, यह भारत सरकार का कृषि क्षेत्र में पहला बड़ा प्रयोग था। इस कार्यक्रम का मकसद था किसानों और उनके परिवारों को आय बढ़ाना। जैसे अभी भी कह रहे थे कि किसानों में यानी खेती में उन्मूलन लाना है, खेती को प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो उसके लिए IIT मद्रास है, वहाँ प्रोजेक्ट चल रही है। ठीक है, क्योंकि बोला गया था कि 2022 में भारत के हर एक किसानों के आय को दुगना कर दिए जाए, तो इसीलिए कुछ न कुछ टेक्निकल चीज़ लाए जाएंगे और पैदावार को बढ़ाई जाएगी। उसी प्रकार से 1960 और 63 में एक IADP यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये 7 राज्य चुने गए और 7 राज्यों के 7 जिले चुने गए, उसमें लगाई गई थी। गहन कृषि जिला कार्यक्रम के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए। इस कार्यक्रम को पैकेज कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम के तहत पारंपरिक बीजों के बजाय उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के बीजों का इस्तेमाल किया गया, जिसको हम लोग हाइब्रिड भी कहते हैं। ठीक है, इन बीजों का इस्तेमाल गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का में किया गया। हम लोग क्या करते हैं, गेहूं को बीज के लिए रख देते हैं, नहीं रखना चाहिए। जो मार्केट में नई नई किस्म के बीज आती हैं उसे ही हम लोग बोना चाहिए। इन बीजों के इस्तेमाल के लिए ज़्यादा पानी, उर्वरक और कीटनाशक की ज़रूरत थी। इसी वजह से सरकार ने सिंचाई योजना का विस्तार किया और उर्वरकों पर सब्सिडी दी। इस कार्यक्रम की सफलता के बाद साल 1966-67 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक रूप से अपनाया गया। ठीक है, इस बात समझ में आ गया कि हरित क्रांति को लाने से पहले भारत में 7 जिलों में ट्राई किया गया था कि किस प्रकार से पैदावार को बढ़ाया जाए। आते हम उस जिले के नाम जानते हैं कि किस राज्य में कौन सा जिला था। तमिलनाडु के तंजावुर,
आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी, बिहार के शाहाबाद, मध्य प्रदेश के रायपुर, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और पंजाब के लुधियाना, राजस्थान में पाली। ये जगहें इस जगह पर बना क्या लागू की गई थी, ठीक है, कि पैदावार को बढ़ाया जाए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि अभी तुरंत देखे कि 1966 से लेकर के 1967 तक। तो जब यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन कोई है क्या 1966-67, तो एक ऑप्शन दिख रहा होगा 1967 से लेकर के 68 तक। भारत, ध्यान देखिए, नियोजन विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है। नियोजन विकास जब करते हैं तो लक्ष्य आखिर हम किसको देख करके विकास करेंगे, तो हम कहेंगे संपूर्ण समाज को, कि बहुसंख्यक को देखते हैं, कि अल्पसंख्यक को देख करके हम लोग विकास का लक्ष्य बनाते हैं कि हमें इतना विकास कर लेनी है, कि उद्योगपति को देख करके। देखिए, भारत में संपूर्ण समाज को देखते हैं, किस प्रकार के समाज हैं, और उसके तहत हम लोग विकास का लक्ष्य रखते हैं कि इतना विकास कर लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आज के यहीं तक काम करते हैं। ये 15 क्वेश्चन नहीं है बाबू, 45वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, अच्छा लगता है जरूर शेयर कीजिएगा, और ताकि हम भी और भी वीडियो बनाने के लिए सोच सकते हैं। थैंक यू।